हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप लोगों की जो पढ़ाई है, जो तैयारी है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिपल ए एग्जाम, वो भी ठीक चल रही है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिपल ए। एंड ये जो टॉपिक होने लगा है, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू टॉपिक, क्योंकि आपको याद हो तो इससे पहले हम लोगों ने ऑडिटर्स लायबिलिटी विद इन मैप खत्म किया था। अगर मैं आपको थोड़ी सी याद कराता चलूं तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप एथिक्स। एथिक्स के अंदर डिफरेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी, इसका एक क्वेश्चन भी किया। देन वी केम टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म के अंदर सबसे पहला मैंने आपको इसका एक मेमोनिक बताया था, व्हिच वाज नोन बाय द वर्ड मैप। मैप को याद रखने के लिए आपने कुछ इस तरह से याद रखना था: एम स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ए स्टैंड्स फॉर ऑडिटर्स लायबिलिटी, एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सॉरी प्रैक्टिस मैनेजमेंट। अब ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट या प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, दोनों एक ही वर्ड है। आई टोल्ड यू प्रैक्टिस मैनेजमेंट, इसको कुछ लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि फर्म्स प्रोफेशनल होके चलती हैं, सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। और प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि लोग आपको ये समझे कि आप बहुत बड़े कोई चीज हो, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो। ठीक है, इसलिए इसको प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी बोला जाता है, कि अपने आप को प्रोफेशनल शो किस तरह से करा है। सो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टॉपिक्स है और हर टॉपिक के लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द प्रीवियस टॉपिक्स, जिसमें हम लोग हर एक चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर अप करें या वन लेक्चर में कवर अप करें। नो, अगर प्रैक्टिस मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर इन टोटल हमारे पास कितने टॉपिक्स आया करते थे? लेट मी चेक, गिव मी वन सेकेंड। यस, डाउनलोडेड। ओके, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कितने टॉपिक्स आया करते थे? यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये आपके पास नोट्स में मौजूद है। क्वालिटी मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग किस तरह से करनी है, टेंडर किस तरह से बनाना है अपना, फीस क्या रखनी है अपने ऑडिट की, एंड फाइनली एक नए ऑडिट क्लाइंट को एक्सेप्ट किस तरह से करना है। आज जो टॉपिक हम लोग करने लगे हैं, दिस इज क्वालिटी मैनेजमेंट, और इस तरफ मैं मूव करूंगा एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये एग्जाम में किस तरह से टेस्ट होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस 80% है, आउट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स। ये जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट हम लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि आपको मैंने बताया था कि एग्जामिनर क्वेश्चंस किस तरह के पूछता है, या तो पूछेगा एथिक्स के ऊपर सिर्फ, या तो पूछेगा प्रोफेशनलिज्म के ऊपर सिर्फ। अच्छा, अगर उसने कंबाइंड पूछना हो तो एग्जामिनर बोलेगा कि आइडेंटिफाई द एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। तो आपको ये एक अपडेट देता चलूं कि अब एग्जामिनर क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है कि एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज जब वो पूछता है एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पे एथिक्स पूरा का पूरा, एंड प्रोफेशनलिज्म में मैप MA टेस्ट करता है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑडिटर्स लायबिलिटी को टेस्ट करता है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स आ रहे हैं, ये अलहदा अलहदा टेस्ट होते हैं। 10 मार्क्स का आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट आ सकता है, 10 मार्क्स का एडवर्टाइजिंग का सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स के लिए ही टेंडरिंग आ सकता है, 10 मार्क्स के लिए फीस भी आ सकती है, 10 मार्क्स के लिए एक्सेप्टेंस भी आ सकता है, या फिर कितने भी मार्क्स। बताने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो सारे टॉपिक्स आपके पास मौजूद हैं, ये सेपरेटली टेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनलिज्म को टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वो बताएगा कि सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट को आप एक्सप्लेन करें, या एडवर्टाइजिंग को, या टेंडरिंग को, या फिर फीस को, या एक्सेप्टेंस को सिनेरियो बना के देगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज को कहते हैं? देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग ACCA, जब आप ट्रिपल ए के एग्जाम दे दोगे, शायद उसके बाद आपका एक और ऑप्शनल एग्जाम रह जाए, AFM या टैक्सेशन या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से एक एग्जाम दोगे आप। यू विल बी सिलेक्टिंग द एग्जाम, और उसके बाद उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के बाद यू विल बी एन ACCA क्वालिफाइड पर्सन। या तो आज भी आप फर्म में बैठे हुए हो एंड यू आर टेकिंग दिस एग्जाम, या तो आप कल को फर्म में जाओगे एज ए जूनियर ऑडिटर। तो वहां जाके आपको ये पता होना चाहिए कि फर्म्स अपनी क्वालिटी को हर वक्त मैनेज कर रही होती है। इस बात का मतलब क्या होता है? देखिए, आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स का ऑडिट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ABC कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, XYZ कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। लेट सपोज बीच में एक और कंपनी आ गई GZS के नाम से, एंड इट इज अ लिस्टेड कंपनी, उसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन ऑडिटर्स डिसीजन। तो आपने अपने ऑडिट को मेंटेन करके रखना है। इस बात का मतलब क्या होता है? आप, हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट ISA स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट IAS एंड IFRS स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के यूजर्स को प्रेजेंट करती है। आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके बताते हो कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS एंड IAS के हिसाब से फेयरली एंड ट्रूली प्रेजेंटेड है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ऑडिट आपने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, कोई एरर हुआ था, कोई ठीक तरीके से काम नहीं किया, बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स काम किसी जूनियर से करवा रहे हो आप जिसको पता ही नहीं है, और फिर उस काम को रिव्यू भी नहीं कर रहे आप।
दोबारा, ठीक है, ना ही उस काम को डायरेक्ट किया, ना ही उस काम को सुपरवाइज किया। आपका ऑडिट पार्टनर जो है सिर्फ नाम का पार्टनर है, वो ऑडिट के अंदर किए गए किसी भी डिसीजन, किसी भी चीज को रिव्यू नहीं करता, देखता नहीं है कि क्या मेरी टीम ने ठीक से काम किया या नहीं किया। आपने टीम के काम के ऊपर रिलाय करके, जूनियर लोगों के काम के ऊपर रिलाय करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि भाई हमने ऑडिट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। आपको क्या पता कि भाई आपने जिस तरह से ऑडिट किया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर सके, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, एक जूनियर आइडेंटिफाई नहीं कर सका क्योंकि वो इतना मुश्किल काम कर रहा था। इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? अच्छा, लेट सपोज सिचुएशन गई, हाथ से निकल गई, आपने नहीं आइडेंटिफाई किया कि एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद थी, एक कॉम्प्लेक्स काम आपने एक जूनियर बंदे से कराया, उसको रिव्यू भी नहीं किया, उस बंदे ने ठीक से नहीं काम किया, उस जूनियर ऑडिटर ने, और अब वो गलती आपने आइडेंटिफाई भी नहीं की। उस जूनियर ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आइटम नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स बिल्कुल ठीक से रिकॉर्डेड है, हालांकि उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। इन्वेस्टर्स ने उस डिसीजन, आपके ओपिनियन पे रिलाई, कि आपने ओपिनियन दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, आपको पता ही नहीं था कि गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों नहीं पता था? क्योंकि क्वालिटी को आपने मैनेज नहीं किया। अब इन्वेस्टर कल को क्या करेगा? आपके ओपिनियन पे बेस करके अपना एक डिसीजन लेगा कि क्या मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। क्या वो डिसीजन ठीक डिसीजन होगा? नहीं, क्योंकि वो डिसीजन लिया गया गलत इंफॉर्मेशन, गलत मटीरियली मिसस्टेटेड नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। किस वजह से ले गया? क्योंकि यू डिड नॉट मैनेज द क्वालिटी ऑफ दैट ऑडिट करेक्टली। ये होती है ऑडिट क्वालिटी, या फिर इन अदर वर्ड्स द टर्म क्वालिटी मैनेजमेंट मींस वेदर द ऑडिट हैज बीन परफॉर्म्ड अप्रोप्रिएटली। इसको बोला जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, अब इससे पहले कि हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करें, मैं आपको दो बातें बताता चलूं कि आपके बुक के अंदर, जो बुक आपने भी यूज करनी है, उसको एक बार पढ़ना है। उसमें ये चैप्टर नंबर, इस बुक में ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ही ये वाला क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेट करता है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एक दफा पढ़ लेना है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब कुछ मैं समझा दूंगा, लेकिन आज मैं नोट से समझाऊंगा, आज मैं बुक को यूज नहीं करूंगा। इन टुडेज लेक्चर, क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर में मैं बुक को यूज नहीं करूंगा, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि बुक के इस चैप्टर को नोट्स याद करने के बाद, जो मैंने बताया उसको समझने के बाद, नोट्स को खत्म करने के बाद आपने बुक की तरफ आने और बुक को पूरा के पूरे इस चैप्टर को एक दफा पढ़ लेना है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ऐसे पढ़ना है कि वो आपके माइंड में रिटेन रहे। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं, याद नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। और वो है क्या? यहां पे नीचे इससे, राइट हेयर, समरी ऑफ प्री एंड पोस्ट इशुएंस रिव्यूज। ये क्या होते हैं आपने इसको पढ़ लेना है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा विद इन द लेक्चर टुडे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ता हुआ जाऊंगा। ठीक है, बाकी सारा का सारा टॉपिक आज हम लोगों ने कवर अप करना है फ्रॉम द नोट्स, और ये वही नोट्स हैं जो कि आपको भी मिलेंगे और आपने भी इन्हीं नोट्स से पढ़ना होगा। अगर मैं P7 के सिलेबस की बात करूं, यू आर राइट नाउ स्टडिंग एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसको दूसरा नाम दिया जाता है P7 का। P7 सेवंथ नंबर एग्जाम है, जो कि ऑप्शनल एग्जाम होता है। अगर मैं P7 ऑडिट एंड एश्योरेंस के सिलेबस की बात करूं, तो इस सिलेबस में क्वालिटी को मैनेज करने के तरीके दो चीजों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट टॉपिक इटसेल्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये दो पार्ट्स कौन से हैं? इन दो पार्ट्स को नाम दिया जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट विद इन द फर्म, मुझे मार्कर जरा दूसरा चूज करने दें, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर ईच ऑडिट। इन दो बातों का मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल, आपकी एक फर्म है, लेट सपोज मैं कहता हूं द नेम ऑफ माय फर्म इज GZS चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉरपोरेशन। ये मेरी फर्म का नाम है, और इस फर्म के अंदर मैं एक पार्टनर हूं। मेरे पास टीम होगी, दो सीनियर मैनेजर्स होंगे, इन दो सीनियर मैनेजर्स के नीचे 1 असिस्टेंट मैनेजर होगा, इस AM के नीचे 30 जूनियर ऑडिटर्स होंगे, आप जैसे लोग जो कि ट्रेनीज होंगे, अपनी 3 इयर्स की PER रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर विद इन व्हाट एन ऑडिट फर्म। ठीक है, अब ऑडिट फर्म का मतलब ये होता है कि आपने प्रोफेशनल लगना है, अपनी पुरानी गलतियों को देखना है, कि आपने ऑलरेडी कुछ कंपनीज के ऑडिट किए हुए होंगे। लेट सपोज मैंने XYZ कंपनी का ऑडिट किया था, मैंने ABC कंपनी का ऑडिट किया था, मैंने CCC कंपनी का ऑडिट किया है, ZZZ कंपनी का ऑडिट किया है। Obviously, I'm a human being. Human beings learn from their past errors. आप में से भी काफी ऐसे लोग होंगे जो ये सेकंड अटेम्प्ट में AAA को पास कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया। You are right now learning from your mistakes, और आप अच्छे तरीके से ऑडिट को पास करने के लिए दोबारा से पढ़ रहे हैं। यही आपका केस हो सकता है। इसी तरह से ऑडिटर भी एक इंसान होता है, पढ़ लिख के वो पार्टनर बना है, बेशक वो 15 ईयर्स के एज में, 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद बना। इसी तरह से आप लोग जूनियर ऑडिटर्स हैं। ऑडिट जिस वक्त किया जाता है, तो
उस वक्त कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी होती है, क्योंकि टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है ऑफ द ऑडिट। ये नहीं कि पूरा पूरा साल आप एक कंपनी को ऑडिट करते रहो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी 31 दिसंबर 2023 को, तो लिस्टेड कंपनीज के लिए ईयर एंड एक कंपनी का ये था, लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने 4 मंथ्स के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है टू द इन्वेस्टर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, अपनी वेबसाइट के ऊपर, और फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। तो इशू कब करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? जब उनको ऑडिट हो जाएगा। मतलब ऑडिटर्स के पास टाइम फ्रेम कितना होता है? कंपनी ने अपना काम भी करना है, सब कुछ संभालना है, तो कंपनी को, ऑडिटर को नेट टोटल 3 मंथ्स मिलेंगे ऑडिट करने के लिए। ठीक है, ये नॉर्मल टाइम होता है ऑडिट का। इस टाइम के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। ऑडिटर्स की नॉर्मल टाइमिंग होती है 9 to 6, लेकिन मजे की बात यह है कि नॉर्मल दिनों में ऑडिटर्स, जब ऑडिट चल रहा होता है एक लिस्टेड कंपनी का, तो वो 9 to 10 भी काम कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। सैटरडे संडेज भी उनके ऑफ नहीं होते, ना जूनियर लोगों के, ना सीनियर के, ना पार्टनर्स के। रीजन बीइंग कि ऑडिट इज नॉट एन इजी फील्ड टू कवर अप। ऑडिट एक बहुत मुश्किल हिस्सा है दुनिया का, ठीक है, क्योंकि आपने कम टाइम फ्रेम के अंदर इतना ज्यादा काम करना होता है। एक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डाटा, मतलब कि रेवेन्यू कितना लिया, एक्सपेंसेस कितने हुए, 1 साल लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे। 1 जनवरी 2023 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू की, 31 दिसंबर 2023 तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते रहे। ठीक है, एक कंपनी 1 साल ले रही है, ऑडिटर वही काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट करने के लिए 3 महीने ले रहा है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। आपने 3 महीने के अंदर 1 साल का काम करना होता है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आप ये सोचें कि आपने 4 पुरानी कंपनीज के ऑडिट कर चुके हैं। इन ऑडिट्स के अंदर जाहिर सी बात है, बिकॉज यूर अ ह्यूमन बीइंग, एक टाइम प्रेशर की वजह से आपको ऑडिट मुश्किल पड़ा। उसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां नेग्लिजेंस की वजह से आपने छोड़ दी होंगी, जाने दी होंगी। पता भी होगा तो टाइम फ्रेम नहीं है उन गलतियों को आइडेंटिफाई करने का। इफ दे आर मटीरियल तो ठीक है, इममटीरियल हैं तो फिर उनको जाने दिया आपने। अब कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जो कि ऑडिटर शायद कोई एविडेंस था जो कि नहीं लिया, मिस कर दिया, ऑडिट ठीक तरीके से नहीं हुआ, ऑडिट को मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया गया। तो क्या किया जाता है, आप अपने पुराने काम को रिव्यू करते हो, और क्या करते हो, उसमें से अपनी पुरानी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हो। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर मिस्टेक्स, आपकी कोशिश ये होती है कि नेक्स्ट सालों में करे जाने वाले ऑडिट, फ्यूचर में जो हमारी फर्म ऑडिट करेगी, वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो। अपनी फर्म के अंदर अच्छे बंदों को हायर करना। अब पहली एग्जांपल खत्म हो गई है, क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी फर्म में अच्छे बंदे हायर करो। अपने सारे जो ऑडिट्स हो रहे हैं, जो ऑडिट्स इन करंट चल रहे हैं, उनके लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर रखो जो कि इंडिपेंडेंट हो। ऑडिट टीम से पढ़ा था ना हम लोगों ने ऊपर एथिकल थ्रेट्स के अंदर, कि एक इंडिपेंडेंट बंदे से रिव्यू करा लो। हर ऑडिट के लिए एक इंडिपेंडेंट बंदा रखो जो कि रिव्यू करे। अपना सारा का सारा ऑडिट का काम डॉक्यूमेंट करो, यानी कि एक जूनियर ने अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स का ऑडिट किया तो उसके ऊपर क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए वो बताएगा, डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। उसको रिव्यू किसने किया, उसका सुपरवाइजर कौन था, पार्टनर कौन था, पार्टनर ने क्या काम किया, जूनियर ने क्या काम किया, उस सारे के सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रखना और किसी जगह पे सेव करके रखना आपकी फर्म की क्वालिटी को एनहांस करता है। अच्छे स्किल्ड लोगों को हायर करना, ठीक है, ये क्वालिटी को एनहांस करना है। एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाना कि इस कंपनी का ऑडिट करना है, तो शुरू में एक जूनियर बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे वो क्या करेगा, और जब ऑडिट रिपोर्ट इशू होने वाली होगी तो उस बंदे ने क्या करना है। ये एक डॉक्यूमेंट बनाना टू विच द डॉक्यूमेंट विच एवरीवन कैन फॉलो और ऑडिट इजी हो जाए। फिर अपने लोगों को ट्रेन करना कि वो जो डॉक्यूमेंट बनाया उसको फॉलो किस तरह किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ क्या करता है, आपकी फर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। अब मजे की बात ये है, मेरी फर्म हो, आपकी फर्म हो, डिलॉयट हो, पीडब्ल्यूसी हो, केपीएमजी हो, ईवाई हो, ये क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, फर्म के अंदर क्वालिटी को मैनेज करना इज रियली रियली इजी। उसकी रीजन बताता हूं। पूरी दुनिया में फर्म्स के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक ही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, एक ही सेट ऑफ रूल्स को यूज किया जाता है। वो सेट ऑफ रूल्स का मतलब ये नहीं है कि आईएएसबी ने या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ने या फिर ऑडिटिंग बॉडी ने आपको सेट ऑफ रूल्स बना के दे दिए ऑडिट फर्म्स को कि इस तरह से आप फर्म के अंदर क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो। नहीं, पूरी दुनिया में बस एक जेनेरिक तरीका सारे पार्टनर्स ने बैठ के सोचा और उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब बैठ के सोचा भी नहीं, एक पार्टनर ने बोला मैं अपनी फर्म को ऐसे मैनेज करूंगा, तो दूसरे पार्टनर ने भी देखी देखी अपनी फर्म को ऐसे मैनेज करना शुरू कर दिया। सो द ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन एंड गोइंग फॉर।
पीडब्ल्यूसी को देख के जब पीडब्ल्यूसी अपनी फर्म को कुछ अच्छे से मैनेज कर रही होती है तो केपीएमजी भी उसी चीज को कॉपी करना शुरू कर देती है। तो पूरी दुनिया की फर्म्स क्या कर रही हैं, इसी चीजों को फॉलो करिए कि अपनी फर्म के अंदर हमने क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर देना है। सो अगर आपको एक फर्म के बारे में समझ आ जाए कि ऑडिट क्वालिटी को विद इन द फर्म किस तरह से इंप्रूव करना है, आप दुनिया के किसी भी फर्म के अंदर वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑल द फर्म्स दिस इज द सेम। ठीक है, लेकिन मजे की बात, ट्रिपल ए के एग्जाम के लिए, P7 के एग्जाम के लिए दिस टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म दिस इज लेस एग्जामिनेबल, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। उसकी बहुत बड़ी रीजन है। द क्वेश्चंस जो यहां पे आते हैं क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म के, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते, वेरी इजी टू अटेम्प्ट होते हैं। क्या पास्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए? जहां तक मुझे याद है सिर्फ एक एसीसी अटेम्प्ट में उसने 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आज तक जितने भी ट्रिपल ए के एग्जाम्स आए हैं उसके अंदर अगर क्वालिटी कंट्रोल का क्वेश्चन आया है तो उसमें ज्यादातर सवाल या 90% ऑफ द टाइम जो भी सवाल आया वो कहां से आया है? दिस वन, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच ऑडिट। अब ये क्या होता है? लेट्स सपोज भाई अगेन माय फर्म इज, The name of my firm is GZS Chartered Accountants and Corporation. मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, XYZ कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और मुझे दे दी कि भाई आप आके हमारी कंपनी का ऑडिट करें। आई एम ऑडिटिंग दैट दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ऑडिट, अब याद रखना क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर ईच ऑडिट कब होता है। देखें, इस केस के अंदर हम लोग किसी ऑडिट को कंसिडर नहीं करते थे। मैं बात करूं क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म, इस केस में हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑडिट को कंसिडर नहीं करते थे। हम लोग ये नहीं कहते थे कि इस कंपनी का ऑडिट कैसा हुआ, इस कंपनी का ऑडिट कैसा हुआ, नहीं। होता यूं था कि आपकी फर्म ने एक कंपनी का ऑडिट किया, वो खत्म हो चुका है, ओपिनियन जा चुका है, ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी है, उस ऑडिट को शायद 2 महीने, 3 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल हो चुके हैं। अब आप अपना वो किया हुआ काम एक दफा दोबारा से देख रहे हो कि मैंने उस ऑडिट में क्या काम किया था, मतलब ऑडिट इज गॉन। वो आप दोबारा से ऑडिट नहीं खोल सकते, वो ऑडिट खत्म हो चुके, ओपिनियन जा चुके। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इस एग्जांपल की, जीजेडएस कॉर्पोरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो XYZ कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए गई हुई है। ऑडिट ऑलमोस्ट एंड पे है, अभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि अभी तक हम लोगों ने ओपिनियन टाइप की कोई चीज नहीं दी, अभी तक हम लोगों ने रिपोर्ट टाइप की, ऑडिट रिपोर्ट टाइप की कोई चीज नहीं दी, हम लोगों ने अभी तक ये चीजें नहीं दी। ठीक है, अब होगा एक पूरे के पूरे, अभी तक हम लोगों ने अपना ऑडिट फिनिश नहीं किया, काम टोटल एंड हो चुके, द वर्क हैज ऑलरेडी एंडेड, हमारा काम खत्म है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन शक ये है कि कहीं हम लोगों ने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर दिया। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई मतलब कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड जाने का खतरा। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनडिटेक्टेड जाने का खतरा तो कल को इन्वेस्टर भी गलत इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेगा, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लेगा, और आपके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। पिछला टॉपिक पढ़ा था ना, प्रोफेशनल लायबिलिटी, ऑडिटर्स लायबिलिटी, लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड एंड एरर, ओवरऑल लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ये सारा कुछ पढ़ा था ना। वही टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू होता है कि अगर आपने ठीक से ऑडिट ना किया हुआ तो क्या होगा कि भाई आपके ऊपर कल को लायबिलिटी आ जाएगी, आप पे केस कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑडिट बचाने के लिए क्या होता था, अपने ऊपर लायबिलिटी कम करने के लिए, याद है हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्हीं नोट्स में वो भी मौजूद होंगे। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, यहाँ पे मौजूद है, ये देखें। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट के नाम से जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अंदर एक पॉइंट क्या बोला करता था कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिट अच्छी रखो, इंश्योर करो कि आपने अच्छी क्वालिटी का ऑडिट किया है। तो इंश्योर कैसे करते हो कि अच्छी क्वालिटी का ऑडिट किया हुआ है, ताकि कल को मटेरियल में स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड ना जाए। अब GZS कॉर्पोरेशन एट द ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ऑडिट पे है, सारी चीजों को ऑडिट खत्म हो चुका है, बस अब एक ओपिनियन देना बाकी है, रिपोर्ट देना बाकी है, द ऑडिट इज ऑलमोस्ट एट द एंड, लेकिन अभी ऑडिट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इस स्टेज पे आके फर्म अपने अंदर से, अपने बंदों में से एक इंडिपेंडेंट बंदा चूज करेगी। देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसको ज्यादातर नाम दिया जाता है EQR का। ठीक है, ये EQR इस फर्म का क्या करेगा, इस फर्म के इस क्लाइंट का ऑडिट जो ऑलमोस्ट एंड पे है, पूरा का पूरा ऑडिट रिव्यू करेगा, एक दफा देखेगा कि क्या इस ऑडिट में किसी एक पोर्शन पे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया गया कहीं पे, ये चीज देखी जाएगी।
इस पॉइंट को नोट किया जाएगा। अब पेपर के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, मैं आपको दिखाऊंगा भी। वहां पे एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि भाई असेस करो क्वालिटी ऑफ द ऑडिट को ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन, क्या वो ठीक हुई है या नहीं। जब आप सिनेरियो पढ़ते हो, गिवन सिनेरियो के अंदर लेट सपोज ये एक सिनेरियो मौजूद है, इसमें सारी स्टोरी लिखी होगी, तो आपको पता चलता है कि ड्यूरिंग द नियर ऑफ द कंप्लीशन ये ऑडिट है। आपको स्टोरी बताई होगी, इस जूनियर को हम लोगों ने इस ऑडिट पे लगवाया, उससे हमने ये काम करवाया। उस सिनेरियो के अंदर से आपने आइडेंटिफाई करके क्या देना होगा कि भाई किस किस जगह पे ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का रिस्क मौजूद है, ये चीज आइडेंटिफाई कराई जाएगी। कि लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स काम है, एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है IFRS 9। भाई IFRS 9 से रेलेवेंट एक लोन है जो कि हम लोगों ने कल को बैंक से लिया हुआ है, हम लोग उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं और हम लोगों ने पे ऑफ भी करना है उस लोन को। IFRS 9 बैंक लोन की कैलकुलेशन इंतहाई डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है। आपने SBR में अगर मेरे से पढ़ा था तो मेरे से ये चीज आपने सीखी थी, या अभी पढ़ भी रहे हो तो मेरे से ये चीज सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्म के अंदर एक न्यू जूनियर फ्रेश बंदा हायर किया गया जो अपनी 3 इयर्स की PER कैलकुलेट करने के लिए आया है। एक इंतहाई जूनियर बंदा है जिसको ऑडिट का कुछ नहीं पता, उसने बुकिश नॉलेज, आप जिस तरह आज पढ़े हो वैसे पढ़ के वो गया है बुकिश नॉलेज, और उससे आपने सारा का सारा IFRS 9 का लोन वाला काम करवाया, रिकैलकुलेशन जो भी था वो करवाई, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगवाए, और उसके बाद आपने उस बंदे का काम रिव्यू भी नहीं किया। इस हद तक के पार्टनर ऑफ द फर्म, पार्टनर ऑफ द ऑडिट, जो ऑडिट पार्टनर था, उसने भी इसके काम को रिव्यू नहीं किया, और आप लोग अभी तक रिव्यू नहीं करते आए, ना ही आप लोगों को कोई प्रोग्राम है रिव्यू करने का। अब मुझे बताओ, क्या इस पॉइंट पे आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि इतने जूनियर बंदे से इतनी कॉम्प्लेक्स काम आप करा चुके हो, यहां पे ऑडिट क्वालिटी खराब होने का खतरा है, कॉम्प्रोमाइज होने का डेंजर है। क्यों है वो डेंजर? बिकॉज ही डज नॉट हैव द स्किल्स, ही डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस, ही हैज नॉट परफॉर्म्ड IFRS 9 calculations in his experience, hence he does not know how to actually perform those calculations, and there might be errors in these calculations. एडिशनली क्या मसला है? एडिशनली मसला ये है कि उसके काम का आपने रिव्यू भी नहीं किया। अगर कोई गलतियां होती तो आप रिव्यू करते, डिटेक्ट कर लेते उन गलतियों को, लेकिन आपने चूंकि रिव्यू नहीं किया तो जो गलतियां वो भी अनडिटेक्टेड गई। मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर उस जगह पे थी, IFRS 9 वाले पोर्शन में थी, कंपनी ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट डाली हुई थी यहां पे, अब वो भी नहीं आइडेंटिफाई हो सकेगी। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको सिनेरियो दिया जाएगा जहां पे आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी जगह पे ऑडिट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो किस चीज को जाके अफेक्ट करेगी, किस तरह से इंपैक्ट आएगा ऑडिट के ऊपर उसका। ठीक है, अब एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट राइट नाउ लेट्स कम बैक टुवर्ड्स द टॉपिक्स जो कि हम लोगों ने पढ़ने। और मैं आपको ये चीज बताना भूल गया था कि 90% ऑफ द चांस अगेन होता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच, और इन अदर वर्ड स्पेसिफिक ऑडिट्स। ऑडिट्स खत्म नहीं हुए, ऑडिट एक कंपनी का खत्म नहीं हुआ और आपसे बोला जा रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करो ऑडिट का। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब आ जाए जरा सिनेरियोस के ऊपर के पेपर के अंदर किस तरह से आपसे एग्जामिनर टेस्ट करके पूछ सकता है कि क्या यहाँ पे क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। देखिए, ये पॉइंट सब आपने याद करने हैं, इसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है कि सर अगर मैं ना याद करूं तो क्या मेरा पेपर फिर भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा। हाँ, एक शर्त पे हो सकता है, अगर आपका माइंड इन चीजों को पिकअप कर ले, समझ ले कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर तो आप कर लोगे। ठीक है, अब जो लेस एग्जामिनेबल पोर्शन है, विद इन द फर्म आपने किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करनी है। अपनी फर्म के अंदर कोई QCR अपॉइंट करो, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट करो, जो कि क्या करे, हर एक ऑडिट का रिव्यू करे, ताकि आप हाईएस्ट क्वालिटी पे ऑडिट को मेंटेन करके रख सको, हाईएस्ट क्वालिटी पे रहे ऑडिट। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी काम किया जा रहा है उसको डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए ऊपर डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अपने एक प्रोसेस बनाया, ऊपर वाला पॉइंट मैंने गलत पढ़ लिया था, आपका काम है कि एक प्रोसेस बनाओ, एक रिटन प्रोसेस बनाओ, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाओ कि अगर एक जूनियर काम शुरू करेगा या कोई भी बंदा काम शुरू करेगा तो उसने किस तरह से पहला स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ऑडिट का क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, इजी टू ऑडिट, और कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं। क्योंकि जब आप प्रोसेस बनाओगे, आप हर एक चीज को जहन में रख के वो प्रोसेस बनाओगे कि अच्छे किस्म की क्वालिटी का ऑडिट हो। तो सबसे सेकंड पॉइंट क्या था, एक प्रोसेस बनाओ, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए, और अपने फिर स्टाफ को ट्रेन होना करना है आपने किस चीज में कि वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकें, उनको वो प्रोसेस समझ आए।
ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, स्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। सिर्फ उन बंदों को हायर करो कि जो स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स हो, जिनके पास, जो क्वालिफाइड लोग हों, अच्छे एक्सपीरियंस लोग हो, सीनियर पोजीशंस पे सिर्फ उनको हायर करो। द नेक्स्ट वन इज अप्रेजल प्रोसेस वेयर क्वालिटी इज रिवॉर्डेड एंड लैक इज पनिश्ड। मतलब कि हर साल एक अप्रेजल इंटरव्यू, F1 में पढ़ा था ना कि अपने एम्प्लॉयज को अप्रेज करो। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो उन्हें बोनसेस दो, उन्हें बताओ कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर किसी ने बुरा परफॉर्म किया तो उसको बताओ, उसको पनिश करो कि उसने बुरा परफॉर्म किया। ठीक है। अब फर्म्स में क्या होता है, आप क्वालिटी के साथ लिंक करो अपने अप्रेजल प्रोसेस को। एम्प्लॉयज जिन्होंने क्वालिटी ऑफ द ऑडिट हाई रखी थी ड्यूरिंग द ऑडिट, उनको ज्यादा बोनसेस दो। एम्प्लॉयज जिन्होंने क्वालिटी ऑफ द ऑडिट कम रखी थी, उन्हें बोनसेस ना दो, उनको पनिश करो, उनको सजा दो। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम्स बेस्ड ऑन स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड वर्कलोड। इस बात का मतलब ये है कि लेट सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑडिट होने जा रहा है, XYZ कॉर्पोरेशन, दिस इज अ लिस्टेड एंटिटी, और यहाँ पे सारे के सारे उठा के जूनियर्स लगा रहा हूँ, दिस इज नॉट द गुड थिंग टू डू। अपनी फर्म के अंदर ऐसा प्रोसेस लेके आओ कि यहाँ पे मेजॉरिटी क्या हो, सीनियर्स लोग हो जिनका एक्सपीरियंस हो। बेशक लेट सपोज PER वाले ही ट्रेनीज हैं, अभी 3 साल उनके कंप्लीट नहीं हुए, मतलब दे आर स्टिल नॉट ACCA मेंबर्स। अब इनके पास भी 2-3 साल का ऑडिट का एक्सपीरियंस तो पड़ा हुआ है ना, दे नो हाउ द ऑडिट इज डन। तो यहाँ से कुछ सीनियर्स उठा लो, कुछ एम्प्लॉयज उठा लो, और कुछ न्यू फ्रेशर्स उठा लो। एक कंबाइंड टीम बनाओ। फ्रेशर्स को सीखने का मौका मिलेगा, सीनियर लोग ऑडिट को संभाल सकेंगे, एम्प्लॉय लोग सीनियर लोगों का रिव्यू कर सकेंगे। अप्रोप्रिएट टीम बनाओ। ठीक है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है कि आप ऐसे स्किल्ड वाले लोग उठा लो, लेट सपोज अली जो है वो 1 2 3 4 5 कंपनीज का ऑडिट एट अ टाइम कर रहे हैं, वो इतने ऑडिट्स नहीं संभाल पाएगा। वर्कलोड मेंटेन करवाओ ठीक तरीके से। एक बंदा बहुत ज्यादा काम करेगा तो क्वालिटी गिर जाएगी कल को। ठीक है। विद इन द फर्म आपको नुकसान होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। एंड द फाइनल थिंग इज कि हर ऑडिट का कोल्ड रिव्यू वेयर कंप्लीटेड ऑडिट्स आर सिलेक्टेड फॉर रिव्यू टू हेल्प फ्यूचर वर्क टू बी डन बेटर। इस बात का मतलब क्या है, कोल्ड रिव्यू क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बताता हूं। जब ऑडिट खत्म हो गया, ओपिनियन चला गया और रिपोर्ट चली गई, अब उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बाद जब रिव्यू कराते हो इस ऑडिट का, दिस इज नोन एज कोल्ड रिव्यू। ऑडिट खत्म होने के बाद का रिव्यू। ठीक है। यहां पे ये वाला जो रिव्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच ऑडिट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर ईच ऑडिट, इसको क्या बोला जाता है, हॉट रिव्यू या फिर प्री इशुएंस रिव्यू भी इसको बोला जाता है। मैंने 2 वर्ड्स बोले, हॉट रिव्यू या फिर प्री इशुएंस रिव्यू। लेट मी राइट इट डाउन, हॉट रिव्यू या फिर प्री इशुएंस रिव्यू। इसका मतलब ये होता है कि अभी ऑडिट खत्म नहीं हुआ, आप ऑडिट के काम को रिव्यू कर रहे हो। जब ऑडिट खत्म हो चुका है आप तब रिव्यू कर रहे हो, दिस इज नोन एज अ कोल्ड रिव्यू। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट कहता है, द लास्ट पॉइंट इट सेज, नॉट द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट कहता है कि लेट सपोज आपने इस साल 100 डिफरेंट कंपनीज का ऑडिट किया, उसमें से 5 कंपनीज सेलेक्ट कर लो और उनका कोल्ड रिव्यू कर लो। देख लो कि उन कंपनीज के ऑडिट में आपने क्या मिस्टेक्स की, और इंश्योर अब ये स्टेप्स बनाओ कि कल को वो मिस्टेक्स आप रिपीट ना कर सको। आपको समझ आए कि आपने किस जगह पे मिस्टेक की थी, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चलेंगे, ताकि आप कल को वो वीक पॉइंट्स दोबारा से रिपीट ना करो। ये तो था फर्म के अंदर का हिस्सा। अब इसको आपने रट लेना है, घोल के पी जाना है, इसको हिफ्स कर लेना है, इसका रटा मार लेना है। ठीक है। दीवारों को ऊंचा ऊंचा पढ़ के आपने, दरवाजा बंद करके अपने कमरे का दीवारों को ऊंचा ऊंचा पढ़ के आपने सुनाना है इसको। ठीक है। लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन नाउ, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेबल है आपके ट्रिपल के एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं तो इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आपके किट में नहीं मौजूद, तो आपने बस इसको याद कर लेना है, याद रखना है। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका सेम तरीका है जैसे आप क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच ऑडिट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वैसे ही आप इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक हो क्या। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा याद रखना, जब भी क्वालिटी कंट्रोल फॉर ईच ऑडिट देख रहे हो ना, तो आपको जब सिनेरियो मिलेगा, आपने उसके अंदर से कुछ मसले आइडेंटिफाई करने होंगे। ठीक है। उन मसलों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रेड में मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है, पढ़ना नहीं है, याद करना है, घोल के आपने इसको पी जाना है। ठीक हो गया। लेकिन अब ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आपको अपने क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से कहां पे क्वालिटी के मसले हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स लाजमी लगे हुए हो जब भी कोई ऑडिट शुरू होने लगा हो। इसका मतलब क्या था, याद है ना वो एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स, हम लोग चैप्टर 6 नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे।
ठीक है। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स क्या होते हैं, अभी आपने जेनेरिकली उसको जाके एक दफा पढ़ लेना है, आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़े हुए हैं, वही F8 में जो आपने पढ़े थे कि अगर नया क्लाइंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो प्री प्रोफेशनल क्लियरेंस लेनी है पुराने ऑडिटर से, फीस आपने ठीक से चार्ज करनी है, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रख सको, और बाकी जो प्री एक्सेप्टेंस के 10 चीजें थी जिसका ख्याल रखते थे, F8 में भी आपने पढ़े थे, वो चीज लाजमी होनी चाहिए। अब अगर तो आप सिनेरियो में नजर आ रहा है कि भाई हम लोगों ने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया और हमें बाद में ये भी पता था कि इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर सवालात हैं, क्लाइंट जो है, क्लाइंट की मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट नहीं है, मतलब के क्वालिटी कंट्रोल, आपने क्वालिटी को ठीक से मेंटेन नहीं किया हुआ, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी, एथिकल, अगर कोई थ्रेट्स थे शुरू में आपने एथिकल थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई किए होंगे, बट वर द एथिकल थ्रेट्स, SSAFI, साफी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलैरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट, अगर इनमें से कोई एक थ्रेट था तो उसके अगेंस्ट सेफ गार्ड लगा के एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस किया होगा, एथिक्स में जैसे आपने पढ़ा, अगर नहीं किया तो क्वालिटी के ऊपर इशू है फिर दोबारा से, ठीक है। अप्रोप्रिएटली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एंड वर्कलोड स्टाफ वाज चोजन, इस बात का अगेन मतलब यही है कि अगर आपने उस ऑडिट के लिए XYZ कंपनी का ऑडिट का रिव्यू चल रहा है, आप रिव्यू कर रहे हो, दिस इज अ प्री इशुएंस रिव्यू, मतलब यही वाला क्वेश्चन, और आपको पता चलता है कि हम लोगों ने सारी टीम ही ऐसी सेलेक्ट की जिसको काम नहीं आता था, ना वो स्किल्ड थे ना वो एक्सपीरियंस थे, उनका वर्कलोड भी ऐसा था कि एक एक बंदा 10-10 क्लाइंट्स के ऑडिट्स और कर रहे हैं, मतलब कि इस क्लाइंट के ऊपर क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू होगा, जो वो और क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं वहां पे भी क्वालिटी का इशू होगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट वन इज अदर रिसोर्सेज वर आल्सो प्रेजेंट, इस बात का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपको कुछ कैश चाहिए होता है फर्म को ड्यूरिंग द ऑडिट, अपने ट्रेनीज को खाना खिलाना होता है, रात को लेट सेटिंग करते हैं, अगर ये चीजें नहीं करोगे तो वो लोग काम भी ठीक से नहीं करेंगे, वो काम ठीक से नहीं करेंगे, क्वालिटी का मसला। इसके अलावा अपने ट्रेनीज को लैपटॉप्स देने होते हैं, अगर लैपटॉप्स नहीं फिर तो ऑडिट ही नहीं ना हुआ ना। टेक्नोलॉजिकल आपके पास एडवांसेस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मतलब इंटरनेट देने अपने ट्रेनीज को, आपने कुछ और टेक्नोलॉजी देनी है, मतलब जहां हर एक रिसोर्स जो कि उस ऑडिट के लिए चाहिए थी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी और रिसोर्स प्रेजेंट नहीं है सिनेरियो के अंदर से हमेशा आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो मतलब क्वालिटी के ऊपर इशू है। अगेन द नेक्स्ट वन इज appropriately work was assigned according to level of skills, मतलब अगर एक जूनियर बंदा है तो उसने ऐसा काम किया होगा जो कि लेस कॉम्प्लेक्स होगा, अगर एक सीनियर बंदा है तो उसने मुश्किल काम किया हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्वालिटी के ऊपर इशू है। वर्क वाज डायरेक्टेड, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड, इन तीन चीजों को समझे। डायरेक्टेड का मतलब क्या है, अपने जूनियर लोअर लेवल लोगों को बताना कि उन्होंने काम किस तरह से करना है, दिस मींस डायरेक्शन देना। सुपरविजन का मतलब है जब काम हो रहा है तो वहां पे एक सीनियर बंदा मौजूद होना चाहिए जो कि काम को देख रहा हो कि जूनियर बंदा उसको ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, सुपरविजन करना। या फिर कभी कभार आके देख लेना कि काम उसी तरह हो रहा है जैसे हमने बताया था, सुपरविजन करना, ठीक है। और रिव्यू का मतलब क्या होता है, जब काम खत्म हो गया है 100%, इट हैज बीन डन टू कंप्लीशन, यानी कि लेट सपोज मैं इसी क्लाइंट XYZ का रिव्यू कर रहा था, मुझे पता चला कि भाई वहां पे हमारे एक जूनियर ने एक काम किया था, एसेट्स का ऑडिट किया था, उस बंदे ने एसेट्स के ऊपर सारे के सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए थे, रिकैलकुलेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन, जो कुछ भी था, तो भाई उस सब कुछ को इस जूनियर के सीनियर ने, इस जूनियर का एक्सपीरियंस है 1 ईयर और जिस बंदे ने रिव्यू किया उसका एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स, क्या इस तरह से रिव्यू किया गया है काम का या नहीं, और इस बंदे के काम का रिव्यू उसके सीनियर ने किया हुआ है या नहीं। अगर इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा, डायरेक्शन नहीं है, सुपरविजन नहीं है, ठीक तरीके का रिव्यू नहीं हो रहा, मतलब कि क्वालिटी में मसला है, ठीक है। EQR इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर लिस्टेड हाई रिस्क एंटिटीज, इसका मतलब ये होता है कि एक EQR जो था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, आपने इस ऑडिट के लिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी इसको बोला जाता है, इस ऑडिट के लिए जिस कंपनी का ऑडिट हो रहा है वहां पे असाइन किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अब इस पॉइंट को अक्सर आप मिस आउट करा के रखोगे हमेशा से। अब ये बात याद रखना, EQCR इस मामले में कौन है, आप खुद हो, आप खुद EQCR कर रहे हो। और याद रखना कि लिस्टेड एंटिटीज के लिए और हाई रिस्क एंटिटीज के लिए EQCR का होना जरूरी है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा ये यूजफुल क्यों है, ये वाला पॉइंट, ये क्यों आपने याद कर। अब इसकी वजह क्या है, लिस्टेड क्लाइंट्स हाईली वैसे ही उस पर बहुत लोग रिलाई कर रहे होते हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हद से ज्यादा होते हैं, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, अथॉरिटीज, बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनके, ठीक है। तो वहां पे उसका रिव्यू भी ठीक तरीके से होना होता है, तो इसलिए आप रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि आप EQCR की चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जब रिव्यू कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली EQCR का रिव्यू हो रहा होगा, ठीक है। दूसरी जगह पे हाई रिस्क एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जहां पे आपको पता था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ एरर बहुत ज्यादा है, इस जगह के ऊपर भी EQCR रिव्यू, जो यही रिव्यू जो भी आप पढ़े हो, ये होना जरूरी होता है। ये पॉइंट आपने याद नहीं रखना फॉर द पर्पस ऑफ
फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होगे, ये पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा ये क्यों जरूरी है। याद रखना, जब भी एग्जाम में मेंशन्ड हो के क्वालिटी मैनेजमेंट चेक करो इस ऑडिट की ठीक से हुई है या नहीं, तो वहां पे अगर तो वो लिस्टेड या हाई रिस्क एंटिटी है, सिनेरियो के अंदर मेंशन्ड होगा ये कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, तो वहां पे आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे दैट EQCR या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एंड ऑलवेज शुड बी परफॉर्म्ड फॉर लिस्टेड एंटिटीज एंड हाई रिस्क एंटिटीज as this company, जो सिनेरियो के अंदर नाम लिखा है कंपनी का, it is a listed company, hence this EQCR audit would be preferred या it should be performed। ठीक हो क्या? ये आप सबसे पहले लिखोगे, फिर उसके आगे अपना आंसर शुरू करोगे। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको याद करना है। नेक्स्ट होता है हाईली जजमेंटल एरियाज हैव बीन रिव्यूड बाय ऑडिट पार्टनर्स। वो एरियाज जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स थे, जैसे कि IFRS 9 हो गया, या वो एरियाज जहां पे स्टैंडर्ड्स ने कभी गाइडेंस आपको नहीं दी, वहां पे बहुत मुश्किल होता है कैलकुलेशन करना, उस जगह को ऑडिट पार्टनर ने रिव्यू किया या नहीं। याद रखना, अब ये आप एग्जाम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार जजमेंटल एरियाज कौन से होते हैं। अगर आपको एक चीज नजर आ रही है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजर्स, यूजर्स उस पर ज्यादा रिलायंस प्लेस करेंगे, जैसे कि हाईली जजमेंटल एरिया कौन सा होगा ड्यूरिंग एन ऑडिट। आपको पता है एक कंपनी ने आगे अब लोन लेना है बैंक से, इसलिए वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। बैंक्स लोन किस चीज के बेसिस पे देते हैं? नेट एसेट की पोजीशन पे। नेट एसेट क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। मतलब हाईली जजमेंटल एरियाज कौन से होंगे? सारे के सारे एसेट्स एंड सारी की सारी लायबिलिटीज। तो हाईली जजमेंटल एरियाज को कौन टेस्ट कर रहा हो, कौन उसका फाइनल रिव्यू कर रहा हो, ऑडिट पार्टनर ने किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो भाई क्वालिटी कंट्रोल का इशू है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन, आप जब भी ऑडिट करने के लिए जाते हो तो F8 के अंदर आपको मैंने पढ़ाया था स्ट्रेटजी वाला टॉपिक, जिसमें आपने पढ़ा था कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। अगर तो आपने ऑडिट करने से पहले उसका प्लान किया, ऑडिट प्लान किया बता ऑडिट शुरू करने से पहले, देन इसका मतलब आपने क्वालिटी ठीक तरीके से रखी अपने ऑडिट की। अगर भाई ऑडिट शुरू हो गया है, प्लान उसके बाद साइन हो रहा है, या फिर दूसरी जगह पे प्लान कभी बना ही नहीं, आपने प्लान कभी बनवाया ही नहीं अपने जूनियर से या किसी से भी, प्लान नहीं बना, दिस सिंपली मीन्स कि आपकी क्वालिटी के ऊपर दोबारा से इशू है। ठीक है, ऑल वर्क वाज प्लान्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल वर्क हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। अगेन बहुत सिंपल सी बात कि जो भी काम हो उसको डॉक्यूमेंट करो, किस बंदे ने क्या काम किया, क्या प्रोसीजर लगाया, किस बंदे ने उसका रिव्यू किया, ऑल ऑफ दिस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड सेव्ड। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने लिख लिया और उसके बाद बस छोड़ दिया उसको किसी कोने में फेंक दिया। नो, इट मस्ट बी सेव्ड फॉर फ्यूचर ऑडिट्स एज वेल। आपको उससे अपनी मिस्टेक्स मिलेंगी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, अब जैसे IFRS एंड IS स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे, वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं। जहां पे भी आपको नजर आ रहा हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट नहीं किया गया, दिस मींस के क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया गया। ये पॉइंट पेपर में टेस्ट नहीं होता, बट फिर भी आपने इसको याद रखना है। ठीक है, ISAs मस्ट बी फॉलोड। The second last point is there should be no time pressure। जैसे कि लेट सपोज मुझे सिनेरियो में पढ़ने को मिलता है कि भाई हमारा क्लाइंट हमें कह रहा था कि आपने 1 मंथ में हमें ऑडिट कंप्लीट करके देना है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट इट विद इन 1 मंथ। अगर इस तरह की कोई लिमिटेशन क्लाइंट की तरफ से है, ऑडिट टीम ने ऑडिट 1 मंथ में खत्म करके दिया है, दिस सिंपली मीन्स कि भाई आपकी ऑडिट ठीक तरीके से नहीं हुआ बिकॉज दिस वाज अंडर टाइम प्रेशर। एंड अगेन क्या होगा, उसका उसका नुकसान क्या होगा, आपने क्वालिटी को मैनेज नहीं किया ठीक तरीके से। एंड द फाइनल पॉइंट इज अप्रोप्रिएट एविडेंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड। लेट सपोज आपने एविडेंस वाला सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वाला सेक्शन पढ़ा था F8 के अंदर, अब थोड़ा सा उसको रिवाइज करें। हर एक जगह पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देता था कंप्लीटनेस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स के लिए हम लोग क्या पढ़ा करते थे, एजर्शंस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए होती थी EVCR, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हुआ करती थी, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हुआ करती थी COCCA, कोका। ठीक है, और यहां पे मैं आपको बताया करता था COOCA, सॉरी, कोका। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताया करता था कि एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इस तरह की चीजें, ये कौन सी एजर्शंस होती है, ये मैं आपको बताया करता था। देखिए, अब इसके लिहाज से लेट सपोज आपको F8 से याद होगा कि एसेट्स के ऊपर इंस्पेक्शन का प्रोसीजर होता था, एसेट्स के ऊपर डिफरेंट और प्रोसीजर्स हुआ करते थे, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लिया करते थे रिसीवेबल के बारे में। अगर एविडेंस ठीक तरीके से हासिल नहीं किया गया, मतलब कि अगर ठीक सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया गया सिनेरियो के अंदर, आपको पता चला रिसीवेबल का बैलेंस है, रिसीवेबल के बैलेंस के रिकैलकुलेट किया जा रहा है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है। सिंपल सी बात है कि उसकी रिकैलकुलेशन हो सकती थी, ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, लेकिन आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते थे। आप सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से इंस्पेक्ट कर सकते थे कि क्या रिसीट मिल रही है कस्टमर से या नहीं मिल रही।
ठीक है। आप एजेड एनालिसिस, एजेड रिसीवेबल एनालिसिस रिपोर्ट इंस्पेक्ट करके ये पता लगा सकते थे कि ओल्ड रिसीवेबल्स कौन से और उसके अगेंस्ट अलाउंस बनवा सकते थे। अगर ये प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई किए गए, सिग्निफिकेंट प्रोसीजर्स की जगह छोटे मोटे प्रोसीजर्स लगाए गए, मतलब वहां पे भी ऑडिट क्वालिटी खराब है। क्यों? क्योंकि आपने ठीक किस्म का एविडेंस हासिल कब करते, जब आप अच्छे प्रोसीजर्स लगाते। यहां पे तो उससे प्रोसीजर्स लगाए नहीं आपने, सो ऑडिट क्वालिटी इज अगेन कॉम्प्रोमाइज। ठीक हो गया? ये वो सारी चीजें हैं जहां जो आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा सिनेरियो के अंदर से कि किस किस जगह पे ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इन दोनों चीजों को क्या करना है, याद कर लेना है, रट लेना है। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि क्वालिटी को ओरिजिनली मैनेज किस तरह से किया जाता है और क्वालिटी मैनेज करना जरूरी क्यों है। ठीक है, अब वहां पे आप ये चीज समझोगे। सो नेक्स्ट लेक्चर को मूव करने से पहले आपने एक काम लाजमी करना है कि ये जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है इसको काइंडली आपने आज याद कर लेना है। क्वालिटी मैनेजमेंट वाले नोट्स, इन्हीं नोट्स, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म वाले नोट्स के साथ ही आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के बाकी नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, आपने क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर मैंने अपने नोट्स में जो कुछ पढ़ाया है काइंडली लर्न इट, और फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आपने उसके बाद मूव करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जाके आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम किस तरह से, एग्जाम का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये लिखी हुई है वो सारी की सारी बातें। नेक्स्ट लेक्चर में मूव करने से पहले बेशक आप इसको भी पढ़ लेना, लेकिन मैं खुद भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा रहा हूँ। ठीक है, सो एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आपको बुक में से पढ़ने को कहा है, इस सब कुछ को, पूरे चैप्टर को आपने एक दफा बुक से पढ़ना है। कोई चीज ना समझ आए आपने वो चीज मेरे से पूछ लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द बुक इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इशुएंस हॉट रिव्यू एंड पोस्ट इशुएंस, जिसको बोला जाता है कोल्ड रिव्यू। मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए इसमें क्या है, कि कोल्ड इशुएंस या कोल्ड रिव्यू वो होता है, या पोस्ट इशुएंस रिव्यू वो होता है जहां पे ऑडिट खत्म हो चुका है, रिपोर्ट जा चुकी है, एवरीथिंग इज डन, यू कांट चेंज द ऑडिट। अब चेक कर रहे हो कि ऑडिट अच्छा हुआ था वो वाला या नहीं हुआ था, दैट इज नोन एज कोल्ड इशुएंस या कोल्ड रिव्यू। और हॉट रिव्यू है, प्री इशुएंस रिव्यू क्या होता है, अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई, अभी आपका ऑडिट खत्म नहीं हुआ, ऑडिट इज नियर इट्स कंप्लीशन, तो अब आप ऑडिट का रिव्यू करे हो ताकि आप कोई क्वालिटी कंट्रोल में इश्यूज निकले उनको आइडेंटिफाई कर सको और बता सको कि ये काम दोबारा से करो ताकि ऑडिट क्वालिटी उस ऑडिट की बेहतर हो सके। ठीक है, ये आपने याद करना है ये वाला। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप, लेकिन ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आपने अपने पूछने हैं। हाँ, अगर कुछ चीज सॉल्व करके भेजे तो मुझे पर्सनली भेजा करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड बाय।